आचार्यान् डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक महाभागान् संप्रार्थये भवन्तः अस्मान् स्वभाषणेन अनुगृह्णन्तु इति। हमारा सबका सौभाग्य है कि आज इस उत्कर्ष महोत्सव में हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही सम्मानित और जिन्होंने भारत का गौरव पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में, विभिन्न प्रकार की विधाओं में एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक, एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता, विचारक और कुशल संगठनकर्ता, शायद मैं समझता हूँ जितने शब्द भी उनके बारे में बोले जाएं वो भी कम ही कम हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत। और आज इस महोत्सव, उत्सव ही नहीं बल्कि उत्कर्ष भी है और उसका महोत्सव भी है, उसको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए परम श्रद्धेय पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और तमाम, मैं समझता हूँ कि पीछे कितने विभिन्न पदों को विभूषित करते हुए जिन्होंने भारत जैसे देश में ये साबित किया कि इच्छा शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है, बढ़ा जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे पद्म विभूषण हमारे सबके श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, हम सब आपका सम्मान कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ये सच है कि आपके संकल्प से, सत्प्रयासों से और आपकी लंबी साधना के बाद भारत की भारतीय भाषाओं में और संस्कृत को विज्ञान से जोड़ने की अथक परिश्रम ने आज हमको महोत्सव और उत्कर्ष के रूप में यहाँ पर एकत्रित किया है। तो हम हृदय की गहराइयों से निश्चित रूप में पूरा देश आपका अभिनंदन कर रहा है। हम संस्कृत के ही लोग नहीं बल्कि पूरा भारत आपका अभिनंदन करता है। आज यहाँ पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति, जो विश्वविख्यात दार्शनिक भी हैं, श्री रजनीश शुक्ल जी, मैं देख रहा था कि यहाँ पर दो लोग, शास्त्री जी और पांडे जी, और तीसरी उपस्थिति आज खल रही है मुझे, जो हमको छोड़ के चले गए। इन तीनों लोगों के अथक परिश्रम से और समय समय पर सक्रियता करना, मुझे याद है कि जब मैं लोकसभा में आश्वासन समिति का अध्यक्ष था और मैं तिरुपति गया था, और ठाकुर जी को मालूम होगा, तो मेरे मन में आया कि मैं अपने संस्कृत विश्वविद्यालय में जाऊँ। वहाँ पर IITs भी थे और सभी जगह हम लोग होके गए, लेकिन वहाँ देखा तो जो विज्ञान की प्रदर्शनी बताया मुझे, और बाहर भी शायद लगी है, तो मेरे को बताया कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की प्रेरणा से हमने ये विज्ञान प्रदर्शनी संस्कृत के साथ संयोजित किया। इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कहा इस सब का फोटो खींच करके आप मुझे ज़रूर भेजिए। और वहीं से जब मैंने देखा था तिरुपति को, उसके आज भी जिस तरीके से वो काम कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि नहीं, हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि संस्कृत के लोग बहुत पीछे हैं, ये तो हर चीज़ में काफ़ी आगे आ गए हैं। और उसी दिन उन्होंने कहा था कि हमारा इतना लंबे समय से चल रहा है, और तो सारी बातें आई, तो मेरे मन में उसी दिन संकल्प आया था। तब वही का संकल्प था, इधर दो तो बाद में जोड़े हैं ये। हाँ, और मैंने उनकी बैठक में कहा था मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं आप आइए और मैं आपके साथ स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री जी के पास जाऊंगा और हमारी कोशिश होगी कि ये
केंद्रीय विश्वविद्यालय बन सके। और वो आए भी, और हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी मिले, हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने और सचिव से मिले भी और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। और फिर उसके बाद संयोग है कि जिसको मेहनत हम कर रहे थे उसी स्थान पर भगवान ने हमको बिठा दिया। तो फिर पांडे जी भी धमक गए। और ये तमाम तर्क तो आप तो जानते ही कितने विज्ञ हैं किसी को भी समझाने के लिए। और शास्त्री जी ने तो कहा कि ये तो देश का पहला ऐसा परिसर है जिसके 12-12 परिसर हैं, अब हम कुछ कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है और मुझे लगता है आज हम उत्सव मना रहे हैं, आज हम महोत्सव मना रहे हैं। आज ये सामान्य लोग नहीं बैठे हैं यहाँ केवल उपस्थिति दर्ज करने के लिए नहीं बैठे हैं ये लोग यहाँ। आज किसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ हंसते मुस्कुराते एक योद्धा की तरह बाहर निकलने के लिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये महोत्सव है। वैसे भी हिंदुस्तान को देखें कि उत्सवों का देश है। ये पूरी दुनिया में हम लोग घूमते हैं, ऐसा देश पहला देश है जिसमें 365 दिनों में 366 उत्सव हो, रोज उत्सव। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि उत्सव माने उल्लास, उमंग, खुशी। तो जिसके मन में उल्लास होगा, उमंग होगा, खुशी होगा, जो बांट सकता है खुशियों के, वही तो उत्सव मनाते हैं। मरे हुए दिल उत्सव कहाँ मना सकते हैं, थके हुए लोग उत्सव कहाँ मना सकते हैं। जिसका चेहरा थका पिटा हो, जो समाज सुबह से शाम तक कुंठा में हो, जो परिवार, जो व्यक्ति, जो समाज, जिसके चेहरे को देखते हैं ऐसा लगे न जाने दुनिया का सारा भार इस बेचारे के ऊपर आ गया। ना मुस्कुराहट चेहरे पर, ऐसे थकाट, कुंठा, जैसे लगता है कि देख करके रोने जैसा आता है। वो बोलता किसी के लिए कुछ नहीं है, किसी को गाली भी नहीं देता है, लेकिन ऐसा लगता है चेहरे को देखते ही तो कुछ अजीब से होने लगता है। लेकिन किसी चेहरे को आप देखिए और उनसे बात करें तो ऐसा लगता है कि बात करते रहते तो बहुत अच्छा था, अच्छा लगता है। कुछ न कुछ अंदर का बाहर निकलना चाहिए चेहरे से, निकलता ही निकलता है। और इसलिए ये ज्ञान जब बाहर नहीं निकलता वो कुंठा का विषय बनता है। मैं जिस बात को कह रहा हूं वो बहुत शिद्दत और मुद्दत के साथ बोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि हमारे तमाम कुलपति गण भी हैं, तमाम विद्वत गण हैं, तमाम शोधकर्ता हैं, मेरे छात्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों के हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इन तीनों कुलपति जी का अब काफी बड़ा दायित्व हो गया। और क्योंकि ये लीडर है, दायित्व तो हम सबका है, लेकिन ये तीनों विश्वविद्यालय एक साथ, तो केंद्रीय, ये भी देश के पहला इतिहास है कि एक थाई ने और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहे, देश के इतिहास में पहली बार है। और ये बात सही है कि लोकसभा में लोग कह रहे थे, जब भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हो डॉक्टर निशंक जी, तो फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, ये इन सबका क्यों नहीं, तो उनको समझाया। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि इसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं, कि हम सबको पता नहीं कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के अंदर थे, जहां पूरी दुनिया पढ़ने के लिए आती थी। और एतद् देश प्रसूतस्य सकाश अदग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवा की बात होती थी। इसको बताने की क्या जरूरत है? लेकिन केवल गुनगुनाने से भी तो काम नहीं चलने वाला है। केवल ये बोलने से हम ये थे ना, अब क्या है और अब क्या होने वाले हैं, ये बोलो ना। यहां से शुरू करो ना, यहां से शुरू करो। कौन नहीं जानता कि सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत है? तो वो कौन सी भाषा में पढ़ाया गया होगा? तब कौन सी अंग्रेजी भाषा थी? ये जापानी थी, ये जर्मनी थी। जब आयुर्वेदा, आयुर्वेद की बात आज पूरी दुनिया में जिस आयुर्वेद की बात हो रही है, उसमें चरक संहिता में कौन सी भाषा में थी?
और आज पूरी दुनिया, चाहे तन और मन, मनुष्य तो केंद्र में है ना, किसी के भी मनुष्य किसी के भी केंद्र में है। उस मनुष्य के लिए चाहे वो किसी क्षेत्र का है, कहीं का क्यों नहीं है, मनुष्य प्राणी केंद्र है। उसकी सुख समृद्धि और रक्षा और प्रगति की, सुख शांति और समृद्धि की परिकल्पना ही तो सब चीजों की फिर मार्ग है। तो उसका जो तन और मन को ठीक करने की भी विधा भी, ये भी तो संस्कृत में ही है। जब मनुष्य ही ठीक नहीं रहेगा तो उसका देश क्या ठीक होना है, उसके परिवार ने क्या ठीक होना है, क्योंकि एक आदमी से ही तो परिवार है, परिवार से ही फिर समाज है, समाज से ही राष्ट्र, राष्ट्र से ही विश्व है। तो जब वो अगला आदमी ही ठीक है, ना उसका तन ठीक है, ना उसका मन ठीक है। यदि तन ठीक है, वो मोटा ताजा है बिल्कुल, लेकिन मन ठीक नहीं है, लोग कहते पागल है। आदमी तो ठीक है, प्रथम दृष्टया में देखते हुए बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन जब अंदर से बातें निकलती हैं तो लोग कहते हैं यार ये चला जाता तो अच्छा था। मन भी ठीक नहीं, और मन यदि ठीक नहीं है तो लोग कहते हैं पागल खाने में भेजो इसको। मन जरूरी है, क्योंकि मन ही उठाता है, मन ही गिराता है। मन का जो विचार है वो संकल्प के रूप में जब प्रवर्तित होता है तो शिखर तक पहुंचा देता है। तो उस मन को भी ठीक करने के लिए भारत की आध्यात्मिकता का जो काम है वो भी सब संस्कृत से ही होकर के गुजरता है। मन को ठीक करने के लिए भी वो आध्यात्म है, और तन को ठीक करने के लिए हमारा योग है। तन और मन दोनों का जोड़ योग है, और योग भी पतंजलि ने अंग्रेजी में तो नहीं लिखा था, आप बताइए ना, जर्मनी ने तो नहीं लिखा था। तो इसका मतलब यह है कि ये जो, चाहे वो, मुझे याद आता है जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पास किया था तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने अपने कुलपति को भेज करके यहाँ हमको सम्मानित किया था। लेकिन बाद में जो मेल आया वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि हम भारत के आभारी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को गणित और बीजगणित दिया। ये अपने मेल में कैम्ब्रिज ने लिखा, जहाँ से लॉर्ड मैकाले निकला, जिसने तहस नहस किया, जहाँ आज हम खड़े हैं और जो आज चिंतित है, जिस आदमी ने सब कुछ किया, भारत की संस्कृति और शिक्षा और भाषा तीनों को बदल करके देश को बदलने की बात की। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी दुनिया में अब वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी। अब वो समझते हैं कि जिस भारत ने गणित दिया, बीजगणित दिया, वो आभार प्रकट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये उत्कर्ष हो रहा है, 100% उत्कर्ष हो रहा है तेजी से, और संस्कृत उसकी ध्वजवाहक बनेगी इसका, क्योंकि आपके पास ज्ञान भी, विज्ञान भी, सब कुछ है। केवल शोध और अनुसंधान के साथ ही तो आगे बढ़ना है, नवाचार के साथ ही तो आगे बढ़ना है। हमको सब याद है, लेकिन उसको क्रियान्वयन नहीं, उस पर शोध के साथ वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। तो हम जहां के तहां पड़े हुए। एक आदमी में क्षमता है, ताकत है, विचार है, विद्वान है, घर से बाहर ही नहीं निकलता, या उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो क्या करना है उस विद्वता से। और इसलिए मैं समझता हूं वो समय आ गया अब, जब हम सब लोगों को एकजुट होकर के इन वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला करके उनको अवसरों में तब्दील करना है। नवाचार के साथ जाना ही है, पीछे यदि भागना है, दौड़ना है, पूरी दुनिया को छलांग मारनी है, तो फिर तकनीकी और नवाचार के साथ हमको संस्कृत को, ज्ञान और विज्ञान को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बार बार कहते हैं, मुझे याद आता है कि संस्कृत को जब द्वितीय राजभाषा, जब उत्तराखंड में बाबूजी के आशीर्वाद से मैंने जब द्वितीय राजभाषा बनाया था, तब भी मैं मुख्यमंत्री था, मैं पूज्य जोशी जी के पास आया था, मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने तर्क दिए, किसको बनाते हैं राजभाषा, उसमें तो मानक हैं, इतने प्रतिशत उस राज्य की भाषा, वो उस भाषा में बोलने वाले लोग चाहिए, तो फिर कैसे हो सकती है। मेरे मन में ये देवभूमि है और देववाणी संस्कृत है, आखिर इसकी भाषा क्यों नहीं होनी चाहिए देव भाषा। और तमाम और तमाम तर्क कुतर्क के बाद मैंने कहा कि हर कीमत पर संस्कृत द्वितीय राजभाषा होनी ही चाहिए, और हमने उसको
किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ विषय इस बात का नहीं है, विषय इस बात का है कि क्या ये बात सही है कि अभी हम संस्कृत में सभी लोग बोल रहे थे, तो संस्कृत बोलने वाले कितने लोग हैं, तो हमको बहुत तरीके से इसको बढ़ाना पड़ेगा। हमको हिंदी का सबसे अच्छा सहारा लेना पड़ेगा, हमको विभिन्न भाषाओं का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं ये कहता हूं कि अभी तक संस्कृत के जितने श्रेष्ठ ग्रंथ हैं वो कितनी भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, क्या तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में है, कन्नड़ में है, गुजराती में है, बंगाली में है, असमिया में है, उड़िया में। अरे हम सारे एक बार सारे समृद्ध कर देना है इसको, ये इसको बांटे, शोध अनुसंधान के साथ इनको बांटे। तो क्योंकि मुझे लगता है जब हम इस पे बात कर रहे थे तो शशि थरूर जी ने एक बात कही कि वो बाद में सहमत हो गए, पहले तो बहुत विरोध करते थे और बाद में सहमत होकर उन्होंने एक बात कही कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने मन की बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी और संस्कृत है ना, इसको सामान्य भाषा बोलने वाले बालचल की भाषा में आ सकती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो पांडित्य की बात करते हैं और कुछ लोगों को अपने, अभी हमको पूरे समाज 135 करोड़ लोगों का देश है, उसके आम जन की क्या भाषा हो सकती है, किस ढंग से हो सकती है। और दुनिया में छाना है और जाना है तो विभिन्न इन जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इससे बड़ा विज्ञान और ज्ञान कहाँ है इसके अंदर जो समाहित है। एक एक ऋषि पर कितना शोध और अनुसंधान भी तो होना चाहिए, लोगों को बताने में। हमारा ज्योतिष विज्ञान है, चाहे हमारा वास्तुशास्त्र, आ रहे हैं लोग, फिर वहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमको हर व्यक्ति को योद्धा के रूप में एक एक विंग को पकड़ना पड़ेगा और लेकर के जाना पड़ेगा। अब हाथ पर हाथ रख करके या केवल एक दूसरे को दोष दे करके करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये रोजगार की भाषा नहीं बन रही है, रोजगार की क्यों, संस्कृत पढ़ करके क्या करेगा बच्चा। अभी रोजगार की क्या योग, तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं रोजगार हो सकता। ये लोगों की तकलीफ को दूर करने का ये आयुर्वेद, उसका क्यों नहीं हो सकता। ये ज्योतिष तो विज्ञान है, इसको इसमें ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं जा सकता। अरे आपके तो जितने बच्चों को रोजगार मिल सकता है, कहीं दुनिया में तो उतना रोजगार किसी को मिल ही नहीं सकता है। हम थोड़ा सा नवाचार के साथ, नया अनुसंधान के साथ उसको आगे बढ़ाएं। तो मैंने ये कोशिश की कि भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ जब मेरे मन में आया, और मुझे याद है कि मुंबई का शायद IIT था या जिसमें मैंने ये कह दिया था, IIT मुंबई में, और मैंने बाबूजी का भी उदाहरण दिया और मैंने कहा कि जब हम अपनी चीज़ को वर्तमान परिस्थितियों के साथ आगे नहीं बढ़ाते हैं तो कहाँ हम चले जाते हैं। तो मैंने कहा था कि भास्कराचार्य जो थे वो 11वीं शताब्दी में उन्होंने अपने कौमुदी सिद्धांत शिरोमणि के 6वें श्लोक में शायद कहीं ये बोला कि ये धरती में गुरुत्वाकर्षण है, और वो उस समय का जिसको आज भी हम पढ़ाते हैं 11वीं सदी में, उन्होंने ये तय कर दिया था कि गुरुत्वाकर्षण, धरती में गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन मैंने कहा कि जब हम कोई भी समाज, जब अपनी परिवार, व्यक्ति अपनी संपत्ति को संभालने में कामयाब नहीं होता तो कोई उसको चुरा के ले जाता, मालिक वही हो जाता है। और इसलिए हम इसको संभालने में सक्षम नहीं हुए। तो 15वीं सदी में पैदा होने वाला कौन, न्यूटन, वो एक 16 जुलाई 1687 में कुछ एक आलेख छपता है और उसमें भी ये नहीं बोलता कि मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न उसके साथ ये जो जो धरती है ये गुरुत्वाकर्षण है इसमें, और उसका उस लेख में उसको स्थापित कर दिया। आज भारत में मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने दिया। तो मैंने तो उदाहरण दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन जब मैंने कहा कि ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भारत ने दिया, मैंने उदाहरण दिया, श्लोक का उदाहरण दिया, किताब का उदाहरण दिया, तथ्य प्रमाण दिए, लेकिन दूसरे दिन सारे अखबारों में होता है। वो अमेरिका तो बोलता है कि भारत के शिक्षा मंत्री ने बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो भारत ने दिया, वो तो समझ में आता है, वो भी उसने गलत नहीं बोला। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के प्रगतिशील मेरे मित्रों ने उसको कह दिया, निशंक ने एक बम फोड़ दिया।
और यहाँ तक बात बहस चली, उसका बहुत, आपको तो मालूम है कि कितनी बहस चली। इसका मतलब मैं संदर्भ इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम अपनी चीज़ को साबित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही होता है। जब हम बोल ही नहीं पाए, मेरी बेटी ने भी कहा पिताजी क्या बोल के आ गए, मैंने तो स्वयं पढ़ा तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन का है, अब मैं क्या समझा था उसको, क्या बोल के आ गए पिताजी अब वहाँ। आप समझ सकते हैं, मेरे घर में ही मेरे को वो करने वाला बच्चा था। कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने, ये छोटी बात नहीं है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कितनी दृढ़ता चाहिए, चौतरफा आक्रामकता चाहिए, प्रखरता चाहिए। चुप रहने का समय नहीं है, 24 घंटे को 48 घंटे में बदलने का समय है ये। और इसलिए फिर आकर के मेरे मन में आया, मैंने प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जी को बुलाया और मैंने कहा आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा, मैं भारत का शिक्षा मंत्री हूं, आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा कि आप जिम्मेदार है, आपने जो बोला वो सही है कि नहीं है। यदि मैं सही हूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनौती देते पूरी दुनिया को कि हाँ ये सिद्धांत भारत का है, और यदि मैं गलत हूं मैं अपने को संशोधित कर देता। इसलिए मेरे मन में उस दिन उन्होंने कहा मैं सहमत हूं, लेकिन इसका परिवेश बनाना पड़ेगा। तो उसी दिन मेरे मन में आया था, हमने ये विचार किया ये भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ, शिक्षा मंत्रालय में एक भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ बनेगा। उस भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होगा, विज्ञान रहेगा। ये संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, संस्कृत के विद्वान होंगे, और तकनीकी जितने प्रौद्योगिकी से जुड़े मेरे IIT के प्रोफेसर डायरेक्टर होंगे। इन तीनों के समन्वय से भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ की स्थापना होगी। आओ इस पर शोध और अनुसंधान करो और पूरी दुनिया को बताओ कि हम बहुत आगे हैं। आज मैं इस महोत्सव के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और श्री निवास जी, क्योंकि आप देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसके 12 परिसर है, 12 देश में छाया हुआ है। ये तो उदाहरण भी नहीं मिल सकता, जब कोई सुनेगा तो कहेगा कैसा विश्वविद्यालय है ये। और रमेश जी आपने इसको रोपा है और आपके बगल में बैठे हैं, ये बहुत जुझारू हैं, ये मिल कर के किस तरीके से वो हो सकता है। और उधर तिरुपति है। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम इसको आगे चल रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद शुरू से हमको रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी कहा, और कहा उन्होंने कि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में संस्कृत की सबसे अहम भूमिका है। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत भाषा पर शोध के प्रसंग में दुनिया भर के लोगों द्वारा प्रेरणादायी काम किया जा रहा है। वो चाहे वैज्ञानिक, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि विज्ञान को संस्कृत के साथ जोड़ने का जो एक संकल्प लिया था हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा के स्रोत आचार्य मुरली मनोहर जोशी जी ने, वो अब उसका समय आ गया। और ये हम हर व्यक्ति के लिए चुनौती है। ये केवल ये कह देने भर से काम नहीं होगा कि क्या करें, वो तो करते नहीं, सरकार नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। बिना सरकार के भी बहुत कुछ होता है। सरकार को करते करते मजबूरी में करना पड़ता है तब, जबकि आप कहीं खड़े होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यदि ये सारे लोग एक बार खड़े हो गए तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विश्व गुरु बनाने से रोक नहीं सकती। हर क्षेत्र में, ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, आचार में, व्यवहार में, संस्कार में, संस्कृति में। और अब हम तो NEP लाई हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, यही तो सब कुछ लाए हैं हम भाषाओं को लाए, मातृभाषा में लाए हैं, हम सभी भाषाओं के सशक्तिकरण के बात के लिए आए हैं। और इसीलिए उससे रोजगार भी जुड़ेगा। और जो नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत हम इस संस्कृत को बिल्कुल नए, आपने अच्छा किया कि सभी विषयों में, तो लोगों को क्यों लगे कि संस्कृत विश्वविद्यालय केवल संस्कृत की कुछ चीजें होती हैं। इसमें लोग एक बार ऐसे, यह ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है। यदि संस्कृत का छात्र सबसे प्रखर है,
यदि संस्कृत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भाषा है, यदि संस्कृत के लोगों में प्रखरता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रखरता है, तो फिर उसका समन्वय क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे ना, हो जाएगा ना, क्योंकि प्रखरता भी आप में है और ज्ञान और विज्ञान की भी धारा और एक पुंज है, आप पूरा खजाना आपके पास, वो खजाने को तो बांटेंगे ना, हम उसका रास्ता तय करेंगे, ये लीडरशिप उसकी तय करेगी। लोगों में करने की कोई कमी नहीं है, हमारा मार्ग क्या है, किस व्यक्ति को किस सीमा तक, कहां तक, कब और कैसे जाना है, ये तय इस लीडरशिप को तय करना होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्याणाम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भाषणं श्रुत्वा